मानवी, नमस्ते मम्मी जी। विमला जी, नमस्ते। खुश रहो, आ गई मायके से। मेरे बच्चे कहाँ है, दिख नहीं रहे। मानवी, वो गाड़ी से सामान उतरवा रहे हैं अपने पापा के साथ। तभी दौड़ते हुए काजल और यश आ गए। काजल और यश, नमस्ते दादी, कैसी हो आप? हमारी याद तो नहीं आई। विमला जी, नमस्ते मेरे सोन चिरोटो, मैं तो अच्छी हूँ। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? इतने भले चंगे गए थे, इतने दुबले कैसे हो गए? हमेशा नानी के घर से थके हुए आते हो, वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता क्या? काजल चहकती हुई बोली, अरे दादी, नानू नानी, मामू मामी सब पूरे दिन कुछ ना कुछ हमारे लिए लाते ही रहते थे। नानू रोज बाजार ले जाते थे, आइसक्रीम, जलेबी, रसगुल्ला, बहुत सारी चीजें खिलाते थे। बड़ा मजा आता था दादी। नानी ने तो यश भैया के फेवरेट आलू के परांठे, देसी घी के लड्डू भी बनाए। हम लेकर भी आए हैं, और आपको हम दुबले लग रहे हैं। आप भी ना दादी, देखो हम कितने मोटे हो गए हैं। विमला जी, हाँ हाँ दिख रहा है, मेरी भी आंखें हैं। कैसे चेहरे मुरझा गए हैं मेरे बच्चों के। मानवी, अगली बार से बच्चों को अपने मायके लेकर मत जाना। हमेशा दुबले ही होकर आते हैं तेरे मायके से। लगता है कुछ खाने पीने को नहीं मिलता मेरे बच्चों को वहाँ। और देखो रंग भी कैसा काला पड़ गया है। पूरे दिन धूप में खेलते होंगे, कोई ध्यान नहीं देता होगा। तेरे भैया भाभी तो नौकरी वाले हैं, तेरे पापा भी दीवानी चले जाते हैं। घर में बचा कौन, तू और तेरी बूढ़ी माँ, जिनको खुद ही इतनी बीमारियां हैं। अब नहीं जाने दूंगी इन्हें, तू चली जाया करना। विमला जी सब एक सांस में बोल गई। मानवी की आंखों में आंसू आ गए। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी, पहली बार आपके सामने बोल रही हूँ, कुछ गलत बोलूं तो माफ कर दीजिएगा। आपने सही कहा, मेरे मायके में एसी नहीं है। माँ पापा अपने कमरे में खुद कूलर के सामने नहीं सोते थे, यश और काजल को सुलाते थे। रात में माँ उठकर देखती थी, कहीं बच्चों को ठंड तो नहीं लग रही, उन्हें चादर उड़ाती थी। कभी आपने रात में उठकर देखा है बच्चे कैसे सो रहे हैं? पापा ने हमारे वहां आने से पहले ही मच्छरदानी लगा दी थी, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए। भाभी ने हमारे लिए 15 दिन की छुट्टी ले ली, जो छुट्टी उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए मिलती है। वो उन्होंने मेरे बच्चों के लिए ली कि दीदी और बच्चों को अकेलापन ना लगे और किसी चीज की समस्या ना हो। बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेलती थी, मजाल है बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए, पानी मांगने से पहले ही हाजिर कर देती थी। वो दूसरे घर से आई है, कभी महसूस ही नहीं हुआ हमें। और भैया जब भी ऑफिस से आते, कभी खाली हाथ ना आते। जिस चीज की फरमाइश करते वो हाजिर कर देते। कह रहे थे भैया, पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ छोटी, अगली बार एसी लगवा दूंगा। तेरे घर में तो सब है, नानी के घर में बच्चों को परेशानी नहीं होगी अब। भाभी कहती, दीदी अगली बार आओगी तो कोई समस्या नहीं होने दूंगी आपको, मेरा वेतन भी 2000 बढ़ जाएगा। इतना कहते हुए भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी जी, आपके लिए साड़ी, बच्चों और मेरे लिए कपड़े, देसी घी के लड्डू, पापड़, अचार, पूरी, कचौरी और भी ना जाने क्या क्या यहाँ के लिए रख दिया है। जितने दिन मैं रही, किसी को भी पल भर आराम करने की फुर्सत नहीं मिली। कभी अचार पापड़ बनाना, कभी कुछ, सब लोग चकरघिन्नी की तरह घूमते रहे। जैसे आप दीदी के आने पर उनकी खातिर करती है, मेरे मायके वाले भी कोई कमी नहीं करते। माना वो आपकी तरह धन धान्य से संपन्न नहीं है, पर दिल से बहुत अमीर है। अगर आप दहेज में 20 लाख रुपए की मांग नहीं करती, तो शायद ये सारी सुख सुविधाएं मेरे मायके में भी होती। अभी तक मेरे दहेज की ही किस्त भर रहे हैं। इतना कहते कहते मानवी की आंखों से आंसू गालों को भिगोते हुए उसके पतिदेव के हाथों में आ गिरे। उसे पता ही नहीं चला कब से खड़े हैं,
उसके हमसफर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। विमला जी भी अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए मानवी के पास आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मानवी को भी आज ससुराल में अपनी दूसरी माँ मिल गई थी। उसकी सिसकियों ने विमला जी को अंदर तक पश्चाताप से भर दिया। विमला जी अपने आंसू पोंछते हुए हंसते हुए बोली, मुझे भी तो खिला अपनी समधन के हाथ के देसी घी के लड्डू। बड़े दिनों से मन था खाने का। सभी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।